तो चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट जो है को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपको याद करवाना है मुझे, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो मेन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल is denoted by theta and solid angle is denoted by r। तो हम फर्स्ट को डिस्कस करें, प्लेन एंगल थीटा, ठीक है। तो प्लेन एंगल थीटा क्या है? इट इज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क अपन रेडियस। और इससे आपको जो आंसर मिलेगा वो किस यूनिट में होगा? रेडियन। समझ में आया? तो अगर मैं कंप्लीट सर्कल लूं बराबर, तो आपको पता है 2 पाई, पर वो यहां से आप डिराइव कर सकते हो। तो a complete circle subtends angle 2 pi radian at its center, ठीक है। तो कैसे? क्या अगर कंप्लीट सर्कल लूं तो आपकी लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी? दैट इज सर्कमफरेंस 2 पाई r अपन r, दैट इज पाई समझ में आया? फिर ये भी एक चीज याद रखनी है कि इफ लेंथ ऑफ आर्क, अगर आपका जो लेंथ ऑफ आर्क है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो थीटा क्या हो जाएगा? 1 बराबर। तो 1 रेडियन एंगल कब सबटेंड होगा? जब लेंथ ऑफ जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ की आर्क बराबर कंसीडर की जाए तो। क्लियर? और यहीं से हमने वो रिलेशन डिराइव किया था। देखो अभी आपको पता चल गया कि कंप्लीट जो सर्कल है वो 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करता है, और ये जो 2 पाई रेडियन है इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा? पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो इससे अगर आपको रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो रिलेशन आप डिराइव कर सकते हो। समझ में? अब सपोज मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है, तो 180 डिग्री का अगर वो पाई रेडियन है तो थीटा डिग्री का रेडियन क्या होगा? बराबर। तो पाई इंटू थीटा बाय 180 बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा रेडियन पाई, ये थीटा डिग्री में है, डिग्री बाय 180। तो ये आपको रिलेशन मिला जिससे आप क्या कर सकते हो?
जब आपके पास एंगल डिग्री में होगा तो आप उसे रेडियन में कन्वर्ट कर। अगर इसी का उल्टा, मुझे थीटा डिग्री चाहिए, मेरे पास थीटा रेडियन में है, हो जाएगा 180 थीटा रेडियन अपन पाई। तो ये जो है, इस फॉर्मूला से आप डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते और इससे रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट। समझ में आया? तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि 1 रेडियन, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे डिग्री फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मुझे थीटा की वैल्यू 1 पुट कर, तो 180 इंटू 1/पाई 0.40, तो ये अराउंड 57 डिग्री के आसपास हो। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमने क्या डिस्कस किया? बराबर। फिर सेकंड है सॉलिड एंगल ओमेगा। सॉलिड एंगल की फॉर्मूला एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर अपन रेडियस स्क्वायर। समझ में आया? तो लिसन, सपोज आप इस तरह से सोच सकते हो, ये एग्जैक्ट है क्या? सपोज ये स्फीयर है और ये सेंटर है, तो मैं ये वाला एरिया लूँ, ये, तो इसने यहाँ पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया रहा। तो सपोज ये कुछ तरीके से है, ये जो हमने एरिया कंसीडर किया है वो ये जो है, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है, रेडियस से डिवाइड कर देना, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? सॉलिड एंगल। बराबर। तो द कंप्लीट spherical surface subtends, यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज इन रेडियन यूनिट, 4 पाई रेडियन एट सेंटर। कैसे? भाई कंसीडर कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस, तो एरिया क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर अपन आर स्क्वायर 4 पाई। आया समझ में? अब ये जो क्वेश्चन है, ये अब ये टॉपिक 12th में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा हमने एक क्वेश्चन अभी जब गुजसेट के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे तभी मैंने करवाया था, गुजसेट वाले क्वेश्चन में भी था कि समझो यहाँ पर आपका फोटो सेल है, बराबर, फोटो सेल है, और ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, बराबर, ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो मैं ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका ये फोटो सेल से जो डिस्टेंस है उसे मैं वेरी करूं, समझ में? उसे मैं वेरी करूं,
तो इससे मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज मिलेगा, समझ में आया? तो समझो कि अब ये क्या करेगा, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उस पर जितने भी जो लाइट यानी फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उन सबको ये यहाँ पर फोकस करेगा, ठीक है। अब सपोज मैं दो केस लेता हूँ, ये केस 1 आपको समझाने के लिए और ये केस 2, बराबर। अब बताओ इन दोनों केस में मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस केस में ज्यादा मिलेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट मुझे किस केस में ज्यादा मिलेगा? तो आंसर है, लिसन, दोनों में सेम होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसने किया क्या, इसने किया क्या, जो सेल पर यानी जो जितने इतने एरिया पर जितने भी फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, बराबर, वो उसे यहाँ भेजता है, तो वो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो सेम ही रहे ना, क्योंकि इसका एरिया सेम है, समझ में आया? तो अल्टीमेटली ये सॉलिड एंगल है, पर ये जो एरिया दोनों केस में सेम है, बराबर, और उतने सारे फोटॉन्स को यहाँ सेंटर पर वो भेजेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको सेम मिला, समझ में आया? बराबर। तो इस तरह के अल्टीमेटली यानी अब सपोज ये हो सकता है कि कोई उल्टा हो सकता है, यहाँ से लाइट, ये लाइट सोर्स है, बराबर, तो अगर लाइट सोर्स से फोटोन इस तरफ जा रहा है और यहाँ पर अगर मैं ये जो हमने लाइट सोर्स कंसीडर किया था, बराबर, ये हमने पैरेलल लाइट आ रही है ऐसा सोचा था, पर सपोज इसे मैं अभी पॉइंट एरो डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ, इसे मैं पॉइंट लाइट का सोर्स ले रहा हूँ, वो इस पर बराबर, और ये फिर फोटो सेल पर इंसिडेंट, तो इस केस में इतनी ये जो डायरेक्शन है, अब ये नजदीक लाऊंगा तो एंगल ज्यादा बढ़ा, तो इस केस से ज्यादा फोटॉन्स इस केस में इंसिडेंट होंगे, फिर ये इसे फोटो सेल पर भेज रहा है, तो उस केस में ये वाले केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा मिलेगा, बराबर। समझ में? पहले केस में हमने क्या लिया, लाइट इस सोर्स को इन्फिनिट डिस्टेंस पर लिया, यानी जो रेस थे वो पैरेलल कंसीडर किए, तो जब पैरेलल रेस थे तो फिर एरिया वही का वही रहेगा, तो आपको फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो मीट करेंगे वो सेम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम मिला। पर अगर मैं इसे सोर्स कंसीडर कर लूं, लाइट सोर्स, बराबर, तो नजदीक लाऊंगा तो क्या हुआ, डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ तो एंगल सबटेंडेड ज्यादा हो गया, बराबर, तो ज्यादा एंगल यानी जो उस पॉइंट सोर्स से जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो 4 पाई स्टीरेडियन में जा रहे हैं, तो जितना स्टीरेडियन ज्यादा होगा उतने ज्यादा फोटोन उस पर इंसिडेंट होंगे, और यही फोटोन फिर फोटो सेल पर इंसिडेंट होंगे और करंट प्रोड्यूस करेंगे, समझ में आया? तो इस तरीके का लॉजिक, बराबर, ये टॉपिक जो आप यहाँ पर पढ़े हो उससे वहां कोरिलेट किया जा सकता है, समझ में आया? फिर हमने लेंथ के 3 यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़े थे, यानी जो लार्ज यूनिट, जैसे स्मॉल यूनिट आप लेंथ के क्या लेते हो, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, बराबर, तो वैसे 3 जो यूनिट लिए थे हमने उससे आपको याद रखना है, एक था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या था, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, बराबर, और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बराबर, फिर इसे आप 1.5 10⁻11 भी ले सकते हैं, बराबर, फिर था लाइट ईयर,
तो 1 लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस traveled by light in 1 year। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। बराबर। एंड थर्ड क्या था? पार्सेक। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻³ मीटर। ये इसलिए भी याद रहना चाहिए सारी वैल्यू, क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है किसी तरीके से कि चलो 1 पार्सेक इज हाउ मेनी लाइट ईयर। समझ में? पार्सेक क्या था? पार्सेक क्या है? तो लिसन, ये सपोज पॉइंट सोर्स है बराबर, या सेंटर है, तो जिस डिस्टेंस पर 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट लेंथ आर्क सेंटर पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करे, वो डिस्टेंस है 1 पार्सेक। तो ये डिस्टेंस है 1 पार्सेक। समझ में आया? अब आपके पास फॉर्मूला थी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो आर क्या होगा? एल बाय थीटा, यानी 1 पार्सेक इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपन एंगल कितना लेना है? 1 सेकेंड। बराबर। अब इसे आप सिंप्लीफाई करो तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1.496 इंटू 10⁻11 और ये 3.155 इंटू पावर -6 था या 7 था? 7। तो ये कितना आया? 10⁻17 हुआ। और ये कितना आया? 0.47। ये डिराइव कर लेते हैं। चलो 1 सेकेंड से मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है बराबर। तो 1 सेकेंड को मैं 3600 से डिवाइड करो तो ये डिग्री हो गया। फिर मुझे उसे क्या करना है? π/180 से मल्टीप्लाई। ये आपका 1 सेकेंड है। और ये कितना आता है? बोल 0 पॉइंट कितने से 0? 3 0 ना। फिर क्या है? 277। तो अब इससे यहाँ पर 1 हाँ 1 सेकेंड 1/300 π/1। 5 टाइम्स 0 484। तो 4.84
10⁻⁶ रेडियन बराबर। अब 1 पारसेक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 10⁻11 अपन 4.84 10⁻⁻6 10⁻17। तो एग्जैक्ट जो अगर वैल्यू ली होती तो है 3.08 10⁻3 आया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। अभी अब कोई एग्जाम आपकी ऐसे नहीं है कि जिसमें आपको हर वैल्यू को याद, यानी सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एरर, तो एरर को जो एस्टिमेट करते हैं बराबर, वो 3 मेथड से एस्टिमेट करते हैं बराबर। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट एरर, रैंडम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर बराबर। तो पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो सपोज A1, A2 and so on, AN are ऑब्जर्वेशंस, जो आपने ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन किए बराबर एक्सपेरिमेंट से, वो तो आपको पहले क्या करना है कि एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। A1 प्लस A2 एंड सो ऑन AN बाय N बराबर। तो आपको ये जो एवरेज वैल्यू मिली, इसी एवरेज वैल्यू को हम क्या कंसिडर करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर, ट्रू वैल्यू। फिर आपको फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो डेल्टा A1 दैट इज A बार माइनस A1, डिफरेंस का पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो डेल्टा A2 A बार माइनस A2। इस तरह से आप क्या करोगे? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे? हर ऑब्जर्वेशन में बराबर, हर ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू है बराबर, हर ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर फाइंड करोगे और फिर उसकी एवरेज। तो डेल्टा A बार इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा AN डिवाइड बाय N। आया समझ में बराबर? तो जो क्वांटिटी A जो हमने क्वांटिटी ली है, तो इस क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में? इस तरह से आपको वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। तो मेजर्ड वैल्यू हमेशा जो ट्रू वैल्यू है वो प्लस और माइनस एरर, एब्सोल्यूट एरर। फिर रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर डेल्टा ए, यानी रिलेटिव एरर इन ए, वो क्या होगा? डेल्टा ए बार अपन, ये आपकी रिलेटिव एरर है। फिर परसेंटेज एरर बराबर, तो परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर इनटू 100 बराबर, रिलेटिव एरर इनटू 100, डेल्टा ए इंटू 100 यानी डेल्टा ए बार बाय ए बार इंटू
तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट एरर से रिलेटिव एरर और रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर निकाल सकते ऐसा। फिर एरर इन कॉम्बिनेशन क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से उनके एरर में क्या फर्क पड़ता है। बराबर। तो कभी कभी क्या होता है, सपोज z जो क्वांटिटी है बराबर, या तो सपोज वो क्वांटिटी a और b के एडिशन से मिलती है बराबर, या फिर z जो क्वांटिटी है वो a और b के सब्ट्रैक्शन से मिलती है। यानी सपोज z कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, z कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, आप a और b क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो बराबर, फिर उनके एडिशन से z मिलता है या सपोज सब्ट्रैक्शन से z मिलता है। अब a की मेजरमेंट में एरर है, b के मेजरमेंट में एरर है, तो फिर a के मेजरमेंट में एरर है, b के मेजरमेंट में एरर है, तो a और b के कॉम्बिनेशन से एडिशन से अगर z मिल रहा है या सब्ट्रैक्शन से z मिल रहा है तो उसमें एरर होगी। तो वी आर इंटरेस्टेड टू एस्टिमेट एरर इन z। तो इस केस में एब्सोल्यूट एरर इन z इज एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का रिलेशन हो या एडिशन का रिलेशन हो, एरर में सिर्फ एडिशन ही आता है, एरर की फॉर्मूला में सब्ट्रैक्शन आता ही नहीं है। समझ में आया? एरर की फॉर्मूला में सब्ट्रैक्शन आता ही नहीं है। कोई ऐसी फॉर्म कभी भी बराबर आपको लगे 100% लगे कि नहीं यहाँ पर माइनस आएगा तो भी नहीं होगा, प्लस ही पुट करो बराबर। इसी तरह से सपोज z जो है वो मुझे a और b के मल्टीप्लिकेशन से मिल रही है, या z जो है वो a और b के डिवीजन से मिल रही है। तो इन दोनों केस में जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो एब्सोल्यूट एरर का एडिशन होता है बराबर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एब्सोल्यूट एरर का एडिशन, पर जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है तो रिलेटिव एरर का एडिशन। रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ठीक है। तो इसी तरह से अगर सपोज z इज a रेज़ टू पावर n है तो फिर क्या हो जाएगा, n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें एरर होगा डेल्टा z बाई z n टाइम्स डेल्टा a बाई बराबर। तो इससे जनरल फॉर्म z जो है वो मुझे इस तरह से मिल रहा है, a रेज़ टू m b रेज़ टू n e रेज़ टू p रेज़ टू q बराबर। तो सिर्फ देखो ये डिवीजन है a और b मल्टीप्लिकेशन में, c और d मल्टीप्लिकेशन में, ये वाला मल्टीप्लिकेशन इस वाले मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन में है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगी, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो एब्सोल्यूट रिलेटिव एडिशन, और जब पावर है तो पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देने का। तो ये हो जाएगा डेल्टा z बाई z m टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस n टाइम्स डेल्टा b बाई b प्लस p टाइम्स डेल्टा c बाई c प्लस q टाइम्स डेल्टा d नहीं अपन डी। समझ में आया बराबर। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है।
तो यूज करना आना चाहिए। बराबर। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर सिलेंडर आपको दिया है, बराबर, तो सिलेंडर के लिए आपको लेंथ दी है 5.0 प्लस और माइनस 0.1, रेडियस दी है 1.0, बराबर, ये मैं लेता हूँ सेंटीमीटर, 0.1 mm, बराबर, और मास दिया है 5 प्लस और माइनस 0.1 ग्राम। और आपसे पूछा है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितनी हो, ये क्वेश्चन। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल। अब अगर फॉर्मूला में कोई कांस्टेंट है जो मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है, तो एरर की फॉर्मूला में उसे कंसीडर नहीं करना है। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला हुई m बाय आर स्क्वायर एल, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, उसको आपने मेजर नहीं किया। आपने मास को मेजर किया है, रेडियस को मेजर किया है, लेंथ को मेजर किया है। तो आपका होगा डेल्टा रो बाय इक्वल टू डेल्टा m बाय m 2 टाइम्स डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा l बाय l। तो इससे आपको क्या मिलेगी, रिलेटिव एरर। फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। तो आपका डेल्टा m है 0.1 बाय 5 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा l क्या है 0.1 बाय 5, नहीं ये तो मैंने r, r तो है 0.1 बाय 1 एंड डेल्टा l 0.1 बाय 5, बराबर। तो ये 0.1 0.2 बाय 5 प्लस 0.2, बराबर। इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0.4 बाई 10 यानी 0.04 प्लस 0.24, बराबर। तो अब परसेंटेज में मुझे आंसर देना है, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 कितना हो जाएगा 24%। आया समझ में, बराबर। फिर ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको जो सिंपल पेंडुलम वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उस सिंपल पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट का यूज करके आपको जी फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो उसमें कितनी एरर है, बराबर। तो इस एक्सपेरिमेंट में सपोज आपने लेंथ इज measured with scale of least count 0.1 centimeter, L measured is 100 centimeter, बराबर। फिर आप क्या मेजर करोगे, पीरियोडिक टाइम मेजर करना है। पर पीरियोडिक टाइम आप डायरेक्ट मेजर नहीं करते, आप तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यानी 50 ऑसिलेशंस का टाइम या 100 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर करते हो, बराबर। तो टाइम इज measured by a clock least count 1 second, बराबर। टाइम टेकन टू time taken for
या टाइम मेजर्ड फॉर time measured for 100 oscillations is बराबर, सपोज वो आपको मिला 200 सेकेंड, बराबर, तो find percentage error in measurement of, तो जी के मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर है, समझ में आया? के मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर है, तो आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला कौन सी लगने वाली है, T इज इक्वल टू 2π√L/G, पर आपको तो जी चाहिए, जी की फॉर्मूला बना, तो जी होगा आपका 4π² तो फिर एरर की फॉर्मूला क्या बनेगी, डेल्टा जी बाय डेल्टा L/L प्लस टाइम्स डेल्टा T बाय, ठीक है। अब आप डायरेक्ट पीरियोडिक टाइम नहीं मेजर कर रहे हो, आप तो टोटल टाइम मेजर कर रहे हो, तो टोटल टाइम T क्या होगा, NT, N ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम मेजर हुआ वो, डेल्टा T क्या होगा, N डेल्टा T, यानी डेल्टा T बाय स्मॉल t, डेल्टा कैपिटल NN कट हो जाएगा, तो डेल्टा G बाय G डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा स्मॉल t बाय स्मॉल। अब यहाँ पर आपको एरर नहीं दी है, पर जो लिस्ट काउंट है वही एरर बनेगी, बराबर, तो बराबर लेंथ की लिस्ट काउंट है 0.1, तो 0.1/100, समझ में आया, प्लस 2 डेल्टा टी, तो टाइम आप जिस क्लॉक से मेजर कर रहे हो उसकी लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है, तो डेल्टा टी 1, और जो टाइम आपने मेजर किया हुआ है वो 200 सेकेंड, बराबर। अब हमें तो परसेंटेज एरर चाहिए, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 100 कट हो जाएगा, तो ये आएगा 0.1। अब ये 2/100 है, यानी 2/200 यानी 1/100 हुआ, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.1%। आया समझ में? तो ये एरर वाले क्वेश्चंस हुए, बराबर। उसके बाद एक और टॉपिक था, क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिंपल ही है क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में कुछ भी डिफिकल्ट होता है, सबसे आसान सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, तो आपने एग्जाम में ठीक है। तो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड करने के रूल्स, बराबर। तो फर्स्ट क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट,
तो जो नॉन जीरो है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी दिक्कत है वो जीरो कब सिग्निफिकेंट है, जीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं। मेरा तो zeros between two non-zero digits are, यानी अगर इस तरीके से है 1.01 है, ये सिग्निफिकेंट है। बराबर, इतना क्लियर। फिर फॉर नंबर लेस देन 1, zeros between decimal and first non-zero digit are not significant। समझ में आया? नंबर लेस देन 1 का क्या मतलब होगा? नंबर लेस देन 1 का मतलब 0 पॉइंट वो वैल्यू होगी। तो अगर ये है 0.0015, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं। समझ में आया? फिर ट्रेलिंग zeros with number without decimal are not cut। यानी अगर 12500 मैंने लिखा है तो इसमें बड़ा डेसिमल नहीं है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। समझ में आया? फिर ट्रेलिंग zeros with number with test are significant। यानी अगर ये मैंने लिखा है, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। समझ में आया? फिर नंबर ऑफ significant figure does not change when quantity is या फिर आप डायरेक्ट लिखो कि when unit is when quantity is presented with different unit system। यानी अगर आप यूनिट सिस्टम चेंज करते हो, सीजीएस से एमकेएस में जाते हो, एमकेएस से सीजीएस में जाते हो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। समझ में आया? ठीक है। फिर कांस्टेंट वैल्यू हैज इनफाइनाइट
सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया? जैसे डायामीटर है 2r, तो ये 2 एग्जैक्ट 2 है, यानी 2.00000 इन्फानाइट जीरो लेना है, उतना कॉन्फिडेंस। तो 2 है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 2 के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? इन्फानाइट। वो कांस्टेंट है, उसे आपने मेजर नहीं किया है। ये 2 का मतलब है एग्जैक्ट 2। समझ में आया? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स है। क्लियर? तो अगर आप इतने ध्यान, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपको, मल्टीप्लिकेशन या वो पूछेंगे, बराबर। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन विथ consideration of significant में क्या देखा जाता है? डायरेक्ट एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इसमें डेसिमल प्लेस देखा जाता है, बराबर। तो आपके जितने भी नंबर्स हैं जिनका आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, बराबर, तो उसमें आपको ये देखना है कि किस नंबर के पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है, उतने ही डेसिमल प्लेसेस आपको फाइनल आंसर में रखने हैं। समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2.3034 प्लस 1.404 प्लस 0.35, बराबर। ये है 475 4। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसके पास कितने डेसिमल प्लेसेस है? 4। इसके पास 3, इसके पास 2, तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए? 2। तो आप फाइनल आंसर में 2 से ज्यादा डेसिमल प्लेसेस नहीं रख सकते, यानी आपको 7 एंड 4 को निकालना है। तो जो फर्स्ट डिजिट आप निकाल रहे हो वो 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसको आप आंसर लिखोगे तो 4.06। समझ में? तो आप देख सकते हो मिनिमम डेसिमल प्लेस 2, तो फाइनल आंसर में भी मिनिमल डेसिमल प्लेस होने चाहिए 2, बराबर। फाइनल आंसर में भी मिनिमम डेसिमल प्लेस होने चाहिए 2। आया समझ में? ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ, सब्ट्रैक्शन का है का, सब मल्टीप्लिकेशन के साथ तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विथ consideration of significant ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं, बराबर। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस आपको फाइनल आंसर में रखने हैं, वैसे इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको फाइनल आंसर में रखना है, बराबर। तो सपोज इस तरह से 2.303 इंटू 4.014 अपन 5.89 2.39। पहले तो इसका आंसर फाइंड कर लो कैलकुलेटर से, जस्ट समझाने के लिए।
कितना आया 498, आगे बोलो 36, ठीक है चलेगा चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुए 3, तो आपको 1 2 3 यानी इस पूरे को निकालना है। तो जो फर्स्ट डिजिट आपको रिमूव करना है वो है 8 एंड इट इज ग्रेटर देन 5, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? अगर 4.5 नहीं लिख सकते 4.5 जीरो लिखना पड़ेगा। जब आपने 4.5 लिखा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, पर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। समझ में आया? तो डायमेंशनल फॉर्मूला वाला तो आपको वो तो आप पढ़ते हो इसलिए आपको याद रहना चाहिए बराबर। तो उसमें यूनिट इंटरचेंज करना वो सब डायमेंशनल फॉर्मूला से हो सकता है बराबर। कुछ वैसे भी क्वेश्चंस जैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे आपको जी दिया है और आपको पता है जी कितना होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। अब आपसे पूछा जाए को इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो बराबर, तो सिंपल क्या करना है 0.67 10⁻⁻11 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करना है यानी डाइन, तो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। फिर मीटर का सेंटीमीटर क्या होगा 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और केजी का ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ ग्राम का स्क्वायर। 6.67 10⁻⁻11 ये 5 की पावर 1 है तो +5, 10⁻⁴ का स्क्वायर 2 है तो उसका स्क्वायर होगा 4, और ये 10⁻⁶ होगा और ऊपर लाओगे तो माइनस, तो ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। कितना आया बराबर, ये 9 - 6 यानी 3, तो ये 8 हो जाएगा ना। 6.67 × 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे इन न्यू यूनिट सिस्टम, कोई न्यू यूनिट सिस्टम में एम का मतलब यूनिट ऑफ मास, उसे आपको लेना है सपोज 10 kg। यूनिट ऑफ लेंथ से आपको लेनी है सपोज 50 मीटर बराबर, एंड यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड ही है, तो कोई चेंज नहीं आया बराबर। तो न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू डैश, तो न्यू यूनिट में बराबर, न्यू यूनिट में जो जूल की वैल्यू 1 यूनिट होगा इस नए सिस्टम में, तो उस 1 न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, ये क्वेश्चन है बराबर। अब जूल का मतलब क्या होता है, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगी m1 L2 T - 2 बराबर। MLT ये यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं बराबर। फिर आप जिस यूनिट सिस्टम की बात कर रहे हो, तो ये मैंने न्यू यूनिट सिस्टम में लिखा है, ये मैंने लिखा है न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी, न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी
अब न्यू यूनिट ऑफ एम एनर्जी, एम क्या है 10 kg, यानी 10 kg। अब m की पावर 1 है तो ये 1। न्यू यूनिट सिस्टम में l क्या है 50 मीटर, तो 50 मीटर, l की पावर क्या है 2, समझ में आया। और t तो सेकंड ही है, हमारे में भी सेकंड ही है, या फिर सेकंड की पावर -, तो ये 10 इंटू 2500 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁴, और ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्या होता है जूल। ठीक है, तो 1 न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी इज 2.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है, आया समझ में, है ना। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको पता है एक्सपेरिमेंट से भी पूछे जा सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड आप ऑलरेडी आपने एक्सपेरिमेंट किया है बराबर, तो मुझे पता है कि अभी तो आप भूल गए होंगे शायद। तो वर्नियर कैलिपर्स में पहले तो आपको लीस्ट काउंट निकालनी होती है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होगा, तो ऐसा मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, अरे डायरेक्ट वो तो हाइपोथेटिकल वर्नियर बनाकर क्वेश्चन में पूछेंगे, समझ में आया। तो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, अब समझो ये मैंने एक सिंपल सा वर्नियर बनाया। अगर आपको इसमें बराबर लीस्ट काउंट फाइंड करनी है तो मैंने क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल ये 1 सेंटीमीटर है, तो बराबर 1 वैल्यू ऑफ 1 यूनिट यानी ये, तो ये बराबर ये जो है ये 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट है, समझ में आया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.1, 0.1 या 1/10 सेंटीमीटर माइनस। अब आपको वर्नियर के 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो ये 0 से ये 9 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 0.9 सेंटीमीटर। तो 0.9 सेंटीमीटर को मैंने 10 यूनिट में डिवाइड किया है, तो एक की वैल्यू क्या आई 0.9/10, तो 0.1/10 होगा सब्ट्रैक्शन, यानी 0.01 सेंटी। समझ में आया। तो ये जो वर्नियर बना, जरा इस वर्नियर की लिस्ट काउंट है 0.01।
ठीक है। अब समझो कि जब वर्नियर क्लोज है बराबर इस तरीके से, तो ये जीरो है वर्नियर यहाँ पर, इस तरीके का है जब वर्नियर बंद है। तब जब वर्नियर बंद हो, दोनों आर्म्स बराबर कांटेक्ट में हो, तो वर्नियर का आइडियल कंडीशन होनी चाहिए, वर्नियर का जीरो इसके जीरो के साथ मैच होना है। समझ में आया? पर यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। सपोज ये जो यहाँ पर जो मैच हो रहा है, सपोज वर्नियर का थर्ड डिवीजन बराबर, तो ये एरर है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एरर को एस्टिमेट कर रहे हैं। एरर, तो पहले तो ये बताओ ये एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो इसका मतलब क्या है, अभी दोनों जो जॉ है उनके बीच का डिस्टेंस जीरो है, पर ये थर्ड डिवीजन दिखा रहा है। थर्ड डिवीजन का मतलब कितना होगा, 0.03 सेंटीमीटर। जो भी वर्नियर का जो है उसे आपको उसके डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो एरर कितनी हुई, 0.03 सेंटीमीटर की एरर हुई। इतना ज्यादा दिखा रहा है, और डिस्टेंस जीरो है, 0 0 0 है, पर दिखा रहा है 0.03। तो ये एरर क्या हुई, पॉजिटिव बराबर। तो करेक्शन क्या होगा, -0.03 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब सपोज जो रीडिंग आप ले रहे हो, बराबर, ये सपोज 7 है, बराबर, और वर्नियर का जीरो यहाँ पर है, और सपोज ये 7th डिवीजन है जो कोइंसाइड हो रहा है, बराबर। तो अब रीडिंग कैसे नोट करना है, ये 7.1, ये 7.2, ये 7.3 और 7.4। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 और 5 के बीच में है तो 7.4, बराबर। फिर आपको क्या देखना है कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, 7, उसे आपको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है 0.01, तो ये 0.07 हो जाएगा। ये आंसर आपका आया 7.47। फिर इसमें करेक्शन ऐड करने का, बराबर। तो करेक्टेड मेजरमेंट, तो करेक्टेड मेजरमेंट क्या होगा, 7.47, करेक्शन माइनस है 0.03, 7.44 सेंटीमीटर। आता है ये क्वेश्चन, आपने देखा होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भूल गए होंगे। वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिर विस्टन ब्रिज ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन, तो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। ठीक है।
फिर स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर लास्ट ऑफ, ये चैप्टर खत्म। स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर, तो इसमें क्या होता है, सर्क्यूलर स्केल होते, समझ में आया, सर्क्यूलर स्केल। तो लिस्ट काउंट इसमें क्या होगा, तो पिच टर्न्स अपन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्क्यूलर स्केल। पिच डिस्टेंस का मतलब पता चलता है ना, जब आप एक रोटेशन पर स्क्रू को रोटेट करोगे तो मेन स्केल पर वो कितना डिस्प्लेस होता है। तो सपोज जब आपने डिस्प्लेस किया, सपोज पहले यूं था, ये 0 था और जो सर्कुलर स्केल का 0 यहाँ पर है, और जब आपने एक रोटेशन किया तो आपको यहाँ पर दिखाई दिया, यानी 1.1 सेंटीमीटर पर वो शिफ्ट हुआ, तो ये 0.1 सेंटीमीटर आपका क्या हुआ, पिच डिस्टेंस। तो पिच डिस्टेंस 0.1, और सपोज सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन है, तो 0.001 सेंटीमीटर। फिर एरर का एस्टिमेशन भी जो मैंने आपको सिखाया वैसा ही, अगर जब गैप 0 है, बराबर, इसमें क्या होगा समझो, ये आपका सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल का 0 है, बराबर, और ये मेन स्केल का 0 है, तो इसमें एरर 0 0, बराबर, नो एरर। समझ में आया। अगर इस तरीके का है, ये सर्कुलर स्केल है, बराबर, तो सपोज ये मेन स्केल का 0 यहाँ पर है, और ये मेन स्केल वाली लाइन, और ये 0 यहाँ पर है, और ये 5 है, तो ये क्या शो करता है, 5 इंटू ये, यानी ये शो कर रहा है कि 0.005 सेंटीमीटर की गैप है बराबर दोनों के बीच, पर सपोज वो तो टच में है, यानी 0 है, पर 0 है फिर भी अगर ये दिखा रहा है, तो यहाँ पर एरर क्या होगी, 5 इंटू 0.001, यानी प्लस 0.005 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्शन क्या होगा, -0.005 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये आपका करेक्शन है, बराबर। अगर इस तरीके का है, ये मेन स्केल है, ये 0 है, और यहाँ सपोज ये 0 है, और ये सपोज 95 डिवीजन है, बराबर। तो जब आप 5 सर्कुलर स्केल के 5 डिवीजन का रोटेशन दोगे, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0 0 हो गया। तो अब 0 0 हो रहा है, ये 0 0 का मतलब है कि गैप 0 होना चाहिए, पर ऑलरेडी आपने 5 मेन वर्नियर स्केल के डिवीजन जितना तो रोटेट किया, तो उतनी गैप तो पड़ेगी ना। तो 5 वर्नियर स्केल के 5 डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, 0.005, यानी अब गैप एक्चुअली 0.005 है, पर ये दिखा रहा है 0, बराबर, यानी इस केस में एरर नेगेटिव आई, इतना कम दिखा रहा है, तो करेक्शन में उतना प्लस करने का। समझ में आया। तो ये एरर हुई, बराबर, -0.05 सेंटीमीटर। तो करेक्शन प्लस 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वैल्यू मेजर करते,
तो सपोज ये इस तरीके का है, बराबर, ये 5 है, बराबर, और ये 77 है, बराबर। तो ये 5.1, 5.2, 5.3 दिख नहीं रहा है, यानी मेन स्केल रीडिंग हुआ 5.2। फिर जो डिवीजन है 77, उसे क्या करना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें क्या करना है, करेक्शन को ऐड करना है। अगर करेक्शन पॉजिटिव है तो फिर ऐड होगा, और नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आपकी मेजर्ड वैल्यू हुई। समझ में आया? तो